फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की बात करूंगा। जैसे जब अपन लिखते हैं ग्रुप 15, तो इसमें ये दोनों हैं बेटा नॉन मेटल। ठीक है, ये है मेटलॉइड और ये है मेटल। ठीक है, तो ये दोनों है नॉन मेटल, ये है मेटलॉइड, ये है मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करें, दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। साइज डाउन द ग्रुप बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, और फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2 बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4। ये दोनों ही इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है और ये भी इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। बाकी बचे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये तीनों नेटवर्क स्ट्रक्चर सॉलिड होते हैं, तो वो मैं आगे लिख देता हूँ। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 में, आर्सेनिक Sb और Bi, ये तीनों नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। अब होपफुली आगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसी बेसिस पे आप समझ जाओगे। तो ये फॉर्म था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की जब आप बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर चलता है वो कुछ ऐसा है कि आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन उसके बाद घटना चालू हो जाता है। क्यों? आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट भैया इसलिए जाता है क्योंकि आर्सेनिक की साइज होती है छोटी। आर्सेनिक की साइज छोटी होने की वजह से इसके एटम्स के बीच की जो एटम एटम बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्या बोला मैं? मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ता है। आर्सेनिक का नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन फिर अगर अपन रेगुलर ट्रेंड फॉलो करते तो फिर Sb और Bi का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आर्सेनिक के कंपेयर में एंटीमनी और बिस्मुथ का मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक की साइज Sb और Bi के कंपेयर में होती है छोटी। छोटी साइज होने की वजह से एटम एटम की बॉन्डिंग इसके अंदर स्ट्रांग होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका था, जितना बड़ा साइज का एलिमेंट लोगे उसकी टेंडेंसी ऑफ ओवरलैप उतनी बेकार होगी, गले आसानी से नहीं लग पाते। तो इसलिए आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा। क्लियर? आगे बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी के अंदर कोई खास एक्सेप्शन नहीं है, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। अगली बात करेंगे आयनिक रेडियस की। तो नाइट्रोजन -3, फॉस्फोरस -3, आर्सेनिक -3, Sb और Bi +3 शो करते हैं। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है मतलब पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी बढ़ती है, बिकॉज दे आर मेटल्स या दे बिहेव एज मेटल्स। और ये तीनों जनरली बिहेव्स एज नॉन मेटल्स। तो अगर अपन साइज का ऑर्डर लिखें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है,
कोई डाउट किसी को यहाँ तक तो पूछ लीजिए किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में। आगे एनामोलस बिहेवियर की अगर अपन बात करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है उसके पीछे के रीजन 3-4 हैं और वो तीनों चारों रीजन फिक्स हैं। साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और इन कारणों की वजह से इस फैमिली में नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, एक और रीजन आप लिख सकते हो इसका, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं दे ऑल शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप घटती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अभी देखा आप लोगों ने कि लास्ट वाले एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी होती है वो -3 टू +5 तक वेरी होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है ड्यू टू, बात कर चुके हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इसी के अंदर भी कल वाली बात है, जब आप एएस की बात करोगे तो एएस जो है वो +3 से +5 जाना चाहेगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, मींस इट एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि बिस्मथ की बात करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट 6 पीरियड से लगना चालू होता है, लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो वो Bi+5 से Bi+3 जाएगा, मतलब खुद का रिडक्शन सामने वाले का ऑक्सीडेशन, देयरफॉर इट एक्ट एज वेरी गुड, उल्टा लिख दिया क्या अपन, सॉरी, इट एक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद का ऑक्सीडेशन सामने वाले का रिडक्शन, जबकि ये +5 से +3 में जाएगा, खुद का रिडक्शन सामने वाले का ऑक्सीडेशन, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक और छोटी सी बात ध्यान रखनी है, नाइट्रोजन की जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट होती हैं वो सारी डिस्प्रपोर्शनेट होती है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो HNO2। HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट होता है HNO3 + NO2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन +3 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ पे +2 में। ठीक है, आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं बात करूंगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एक्टिविटी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो E2O3 या फिर E2O5 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो या तो E2O3 या E2O5 टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन ही है जो लोअर ऑक्साइड बनाता है, कम ऑक्सीजन
से अगर आपको नाइट वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी है तो नाइट्रोजन की ही कम ऑक्सीजन से आप वैलेंसी सेटिस्फाई करवा सकते हो, बाकी कोई और एलिमेंट कम ऑक्सीजन से वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है मेरा दैट नाइट्रोजन ऑल्सो फॉर्म लोअर ऑक्साइड, यानी कि ये कम ऑक्सीजन से खुद की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा लेता, बाकी और कोई नहीं करवाएगा। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो या तो E2O3 या E2O5 टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ NO या फिर N2O टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से ओवरलैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का या कम वैलेंसी का बॉन्ड आसानी से फॉर्म कर लेता है। ठीक है। सेकंड, रिएक्टिविटी। इसमें किसी को कोई डाउट है वापस पूछ लो, कोई सा पॉइंट अगर वापस एक्सप्लेन करना है तो बता दीजिए। मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि बस सुनना है तुम्हें। अगर कोई सा पॉइंट रिपीट करना है तो बोल दो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में E2O3 और E2O5 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन नाइट्रोजन एक लौता ऐसा एलिमेंट है उस पूरे ग्रुप में जो लोअर कम ऑक्सीजन से भी सेटिस्फाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज स्मॉल होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और H3E टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, वेयर E कैन बी नाना पार्टिकल, ऐसे सब भिखारी। ठीक है। अब उन्हीं हाइड्राइड्स के बेसिस पे बात करी जाएगी, यानी कि NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। इसी का ऑर्डर पूछा जाएगा, हर एक इंडिविजुअल का आपको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना है। बॉन्ड लेंथ बतानी है, बॉन्ड एनर्जी बतानी है, थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन सामने वाले को आसानी से रिड्यूस करते और खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए। नेक्स्ट, आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ट्राई करिए। तो बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सॉरी मतलब घटेगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर H+ देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या फंडा होता है? NH, जब आप मेल्टिंग पॉइंट का ओवरऑल ऑर्डर लिखोगे तो वो कुछ इस तरीके का होता है, पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रीजन क्या होता है इसका वो समझने की कोशिश करिए भैया। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो यहां से लेके यहां तक BiH3 का एक्चुअल में डेटा गिवन नहीं है, इसलिए कंसिडर नहीं करा गया है, तो मैं लिख भी नहीं रहा। जबरदस्ती अपने हिसाब से कोई पोजीशन प्लेस नहीं करवाएंगे। तो इनके लिए जो होता है वो क्या अप्लाई होता है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के लिए हम वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। नाइट्रोजन में एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, ये केस अपन लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसा देख चुके हैं। ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। बाकी डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम आते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। इसलिए जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार का है। आगे बात करूंगा अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है।
अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझिए, आप एक्चुअल में क्या है, आप लिक्विड स्टेट में जा चुके हो, ठीक है। फंडा क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। लॉजिकली बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो तो नाइट्रोजन के अंदर अमाइन फ्लिपिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, अम्ब्रेला इन्वर्जन, जिस भी नाम से जानते हो। इसकी स्ट्रक्चर ये कभी ऊपर कभी नीचे कंटिन्यूअस होता रहता है। समझिएगा, अपने हाथ को नमस्ते करो, जब आप अपने हाथ को नमस्ते की तरह, अपने हाथ को पहाड़ जैसा बनाइए, ठीक है, और उसी पहाड़ को नीचे लेके आइए। वो पहाड़ कभी ऊपर बनेगा, कभी नीचे बनेगा, कभी ऊपर बनेगा, कभी नीचे बनेगा, इसे ही आप अमाइन फ्लिपिंग बोलते हो। नाइट्रोजन के अंदर यही अमाइन फ्लिपिंग होने की वजह से इसके बॉन्ड टूटते बनते रहते हैं, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भैया कुछ इस तरीके से वेरी करता है। समझ में आया? समझ में आया? वापस रिपीट करना है? इसमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी किसी को वापस रिपीट करनी है तो बता दीजिए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रख के जाइएगा फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के अंदर पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं इसके। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो नाइट्रोजन के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है ना। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पेंटाइलाइड का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाता? एक बट ऑब्वियस रीजन है, व्हाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिटल। वो 5 बॉन्ड बनाने की औकात नहीं रखता। वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो पेंटाहेलाइड बनाता कौन है? ओनली अभी तक नोन पेंटाहेलाइड ऑफ, मतलब अगर आपको पेंटाहेलाइड अगर आपको फॉर्म करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, उसकी सामने वाले से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्लोरीन जो है सराउंडिंग एटम में सबसे सूटेबल रिएजेंट है। तो सारे के सारे पेंटाहेलाइड बना तो लेते हैं, जैसे आपने PCl5 सुना होगा, तो इसने भी पेंटाहेलाइड बनाया, लेकिन जब अपन बिस्मिथ के केस में बात करेंगे तो बिस्मिथ के केस में अभी तक जो वेल नोन पेंटाहेलाइड है या फिर ओनली नॉन पेंटाहेलाइड है वो सिर्फ BiF5 है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट बिस्मिथ के साथ पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया फ्लोरीन की ही इससे 5 बॉन्ड खींचने की औकात है। Bi+5 कंपैरेटिवली अनस्टेबल इन नेचर होता है। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से बिस्मिथ की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं रहती, इसलिए बिस्मिथ +5 में जाना नहीं चाहता। स्टिल अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो एक फ्लोरीन ही एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी बिस्मिथ से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराने की कैपेसिटी। तो बिस्मिथ का ओनली नॉन पेंटाहेलाइड इज BiF5, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ट्राईहेलाइड के बेसिस पे बात करोगे तो ट्राईहेलाइड तो हर कोई बना लेता है। आगे अगर अपन बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की, तो मेटल
किसी भी एलिमेंट के साथ, एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 15, एमी टाइप का कंपाउंड बनाता है, और ये जो एमी टाइप का कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब अपन कंपाउंड्स की बात करेंगे भैया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और उन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रेपरेशन की बात करेंगे अपन। फर्स्ट, पहले मैं बात करूंगा डाई नाइट्रोजन की। डाई नाइट्रोजन बोले तो N2। ठीक है, देखिए कोई इशू नहीं। डाई नाइट्रोजन बोले तो N2। तो N2 के बेसिस की जब अपन बात करेंगे तो प्रिपरेशन के अंदर जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो। शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लेना। आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दो, आपको नाइट्रोजन, देखो होता क्या है, डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, तो वो इस नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, वो इस नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से वो उसे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है इनटू Cr2O3, प्लस साथ में क्या देता है, पानी। ये आपकी एक रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑरेंज कलर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप इसको हीट करोगे तो ऐसे ग्रीन कलर के फाउंटेन या फव्वारे से निकलते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को आप वॉल्केनिक रिएक्शन बोलते हो। यहाँ से ग्रीन कलर का सॉलिड निकलता है, वो यही होता है। ठीक है, जब आप NH4 का होल्ड वाइज Cr2O7 को जब आप हीट करोगे तो आपको N2 गैस ऑब्टेन होगी। दूसरा, अमोनियम नाइट्राइट। अब यहाँ पे मैं एवरेज रूल लगाता हूँ, एवरेज रूल समझिए। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 है। -3 +3 का एवरेज लोगे तो क्या आएगा, 0। तो N2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का बनता है, प्लस साथ में क्या बनती है, H2O। ये नॉर्मल हीटिंग पे बात चलती है, अमोनियम नाइट्राइट। तो अपन ने क्या देखा, अमोनियम के डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो N2 गैस मिलेगी, अमोनियम के नाइट्राइट को हीट करोगे तो N2 गैस मिलेगी। आगे बात करते हैं, अमोनियम के नाइट्रेट को हीट करोगे। अब नाइट्रेट को हीट करने के दो तरीके हैं। क्यों, मेरे को मेरा एक तो एवरेज रूल से समझाना चाह रहा था मैं, बस इसलिए इसको अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है। जैसे आप NH4NO3 ले लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो और दूसरा आप इसकी नॉर्मल हीटिंग करते हो, तो यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ -3 और यहाँ +5 आना है। एवरेज लोगे इसका तो यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो N2 निकलेगी, जबकि अगर आप सॉरी N2O निकलेगी, क्योंकि -3 + 5/2, इसका जब आप एवरेज लोगे 2/2 दैट इज 1, तो जो ऑक्साइड बनेगा वो N2O टाइप का बनेगा। जबकि अगर आप इसे स्ट्रांगली हीट करते हो तो यहाँ से जो गैस निकलेगी वो N2 निकलेगी। ठीक है, अगर स्ट्रांगली हीट करोगे तो स्ट्रांगली में कुछ एवरेज उवरेज नहीं दिया देखा जाता भैया। अपन नॉर्मल हीटिंग की बात करने पे एवरेज रूल लगा के थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का आइडिया लगाते हैं। ये ऑब्जर्व्ड चीज है, ये कोई रूल वूल नहीं होते, वापस बता रहा हूँ। ठीक है ना, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि अपने को प्रोडक्ट लिखने में आसानी कहाँ से होती है। साथ में आपको मिलेगा H2O, यहाँ पे भी आपको O2 और H2O मिलेगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो 3 अपन ने प्रिपरेशन देखी, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में भी सेट हो जाए। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट, इनको जब आप हीट करोगे तो आपको N2 गैस लिबरेट होगी। अब चौथा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, रीजन बता देंगे। आप बेरियम के अजाइड
या सोडियम के अजाइड को हीट करो तो आपको बेरियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड प्लस N2 गैस मिलेगी। क्या बात हुई भैया, ये एक्चुअल में यहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन ऑक्टेन होती है वो अल्ट्रा प्योर N2 गैस ऑक्टेन होती है। प्योर नाइट्रोजन ऑक्टेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मेटल के अजाइड को हीट कर दीजिए, वहां से जो आपको गैस ऑक्टेन होती है वो, या वहां से जो आपको नाइट्रोजन गैस ऑक्टेन होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होती है। क्यों? आप यहाँ पे देख सकते हो कि N2 भी गैस है, H2O भी एक वॉलेटाइल कंपाउंड है, वेपराइज होने की टेंडेंसी है। N2O की भी वेपराइज होने की टेंडेंसी है, O2 की भी वेपराइज होने की टेंडेंसी है, H2O की भी वेपराइज होने की टेंडेंसी है। इससे पहले आपने जो भी रिएक्शंस लिखी थी उसमें भी H2O तो बन ही रहा था, तो H2O एक वॉलेटाइल कंपाउंड होने की वजह से उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है। तो आपको जो सराउंडिंग में चीज मिलेगी वो मिक्सचर मिलती है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे बेरियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड है, N2 गैस है। तो आपको यहाँ पे अगर कोई गैस निकलती हुई दिखेगी तो वो प्योर नाइट्रोजन होगी। नाइट्रोजन के अलावा क्योंकि कोई अदर वॉलेटाइल कंपाउंड होता नहीं, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन ऑक्टेन होती है। तो मेटल के अजाइड को हीट करने से अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन ऑक्टेन होती है। ये एक छोटा सा बेसिक पार्ट है। 2 मिनट हाँ जी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से करवा दीजिए, अमोनिया एक्सेस में लीजिएगा बस, ठीक है। आपको यहाँ पे जो गैस लिबरेट होगी वो N2 लिबरेट होगी। अब बेसिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है, NH4Cl टाइप का सॉल्ट बनाएगा, साथ में NH4 प्लस का आयन भी आपको ऑब्टेन होगा। क्लियर है? आगे अगर आपको याद रखना है तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, मैंने लास्ट टाइम भी ट्रिक बताई थी। अजान और अम्मी दोनों नाई के पास डाई कराने गए। क्या सेंस है इसका, तो समझिएगा। अजान का मतलब होता है बेटा अजाइड, ठीक है। अम्मी का मतलब होता है अमोनियम, नाई का मतलब होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है। और डाई का मतलब है यहाँ पे डाइक्रोमेट। तो आप अमोनियम का नाइट्राइट लीजिए, अमोनियम का नाइट्रेट लीजिए, या अमोनियम का डाइक्रोमेट लीजिए, आपको N2 गैस मिलेगी। आप सोडियम या बेरियम का अजाइड लोगे तो आपको अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस मिलेगी। कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे अगर अपन बात करें प्रॉपर्टीज की, तो कलरलेस, ओडरलेस, डायमैग्नेटिक होती है, नेचर में इनर्ट होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं। इन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी भी एलिमेंट को इन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो लगानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। इस वजह से इनर्ट बोला जाता है। मतलब इसकी किसी और से रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, या फिर इनडायरेक्टली बोलें तो इट हैज अ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल इन वाटर होती है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉन पोलर। और जैसा कि अपन ने बात करी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है,
तो बहुत ही कम एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करेगी। जैसे लिथियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है, लेकिन सोडियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे रिएक्शन विद नॉन मेटल में एक बहुत फेमस रिएक्शन है N2+3H2 gives 2NH3, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। थोड़ी देर में इसके बारे में डिटेल्ड इलैबोरेशन पढ़ेंगे जब अपन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर रहे होंगे। मोलिब्डेनम यहाँ पे बार बार याद दिला रहा हूँ, एक्टेस प्रमोटर होता है। ठीक है, FeO यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ध्यान में रखिएगा। यूजेस की बात करोगे तो अमोनिया बनाने का काम आती है, ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है। HNO3 बनाने का काम आती है, देखेंगे। टायर्स के अंदर यूज करा जाता है। अब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो उसकी मर्जी पड़े तो पूछ सकता है, और ऐसे सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आजकल देखा गया है कि मेंस वाला थ्योरेटिकल पेपर बनाने में थोड़ा सा, मतलब एनसीईआरटी की बीच बीच की लाइन उठाने में उसको थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू कि वो किसी नॉर्मल ट्रेंड या नॉर्मल सवाल या किसी लॉजिकल अप्रोच पे जाए। तो आजकल वो बीच एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइंस में से सवाल उठाता है, वेदर इट इज इन केस ऑफ मेंस और इट इज इन द केस ऑफ एडवांस। तो ये छोटी छोटी लाइंस इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू करा करिए एनसीईआरटी टाइम टू टाइम, सवाल वहीं से आते हैं। टायर्स के अंदर जो गैस भरी जाती है भैया, वो नाइट्रोजन ही होती है। क्यों? बिकॉज इसका लिक्विफिकेशन बहुत अच्छा होता है। लिक्विफिकेशन इज गुड एंड एक्सपांशन इज लेस। तो लिक्विफिकेशन अच्छा होने की वजह से और एक्सपांशन कम होने की वजह से, एक्सपांशन कम मतलब गैस एक्सपांड कम होती है, एक्सपांड कम होने की वजह से टायर के फूटने के चांसेस कम होते हैं। देयरफॉर चांसेस ऑफ बुस्टिंग द टायर इज लेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा पॉइंट उठ के आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, दिमाग में आना चाहिए नाइट्रोजन। आगे, इन रेफ्रिजरेशन and it is also called cryogenic agent। तो यहाँ खत्म हो जाता है बेटा आप लोगों का नाइट्रोजन। कोई भी पॉइंट रिपीट करना हो तो बता दीजिए, कोई भी पॉइंट रिपीट करना है। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लेना, जनरल बता देता हूँ, हो सकता है तुक्का बैठ जाए और इस बार पूछ ले। NaN3 एक्चुअल में सेफ्टी फीचर की तरह यूज करा जाता है। कहाँ? एयर बैग्स के अंदर। बोलिए क्या जी, बोलिए। एयर बलून जो होते हैं आपके, उसके अंदर। ओके, किसी और को कोई डाउट है? छोटे छोटे पॉइंट है बच्चा लोग, ये ध्यान रखने हैं, है ना। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, नोट डाउन करवाने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, तो पीछे से लेक्चर देख के बेशक मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख के छोटे मोटे पॉइंट्स नोट डाउन करते चलिएगा, दिक्कत हो जाती है। अगली बात करेंगे अमोनिया की, NH3। अच्छा, कोई बता पाएगा लेक्चर एंड होने में टाइम कितना है? तो अमोनिया की जब अपन बात करेंगे तो अमोनिया कैसे कैसे प्रिपेयर होती है, किसी भी अमोनियम सॉल्ट की, और भैया किसी भी मतलब, ठीक है ना, किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप बेस से करवा दीजिए, आपको अमोनिया ऑब्टेन हो जाएगी। एंड दैट अमोनियम सॉल्ट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। डाइक्रोमेट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा, परमैंगनेट हो जाएगा, कुछ भी, सब कुछ। और भी सॉल्ट है वो लिख देंगे, ठीक है। किसी भी अमोनियम सॉल्ट के रिएक्शन बेस से करवाओ, आपको जो गैस ऑब्टेन होगी वो अमोनिया होगी।
वो कैसे हैं उसका थोड़ा रीजन समझिए, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा काम में आता है। तो NH4Cl की रिएक्शन जब आप NaOH से करवाते हो तो अमोनिया गैस निकलती है प्लस NaCl प्लस H2। ये कैसा होता है समझिए। एक्चुअल में ये जो आपका NH4Cl है ये ब्रेक होता है NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में, और ये NH4 प्लस इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है किसके साथ, NH3 प्लस H प्लस के साथ। अब होता क्या है, जैसे ही आप उसके अंदर बेस डालोगे, बेस देखते ही इस H प्लस की नीयत खराब हो जाती है। H प्लस की नीयत खराब हो जाती है क्यों, क्योंकि NaOH के अंदर भैया OH माइनस है, तो ये H प्लस OH माइनस की साइड अट्रैक्ट होकर वाटर बना लेता है। दिक्कत ये हो गई क्या कि जैसे ही इस H प्लस को OH माइनस दिखा, इस ये फिसल गया तो इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। और अपन जानते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन इक्विलिब्रियम रिमेन सेम अनलेस अदरवाइज टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो अगर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको मेंटेन रखना है तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड शिफ्ट होगी मतलब गैस कौन से लिबरेट होगी, अमोनिया। होपफुली लॉजिक समझ गए होगे, अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल थोड़ा बहुत आता होगा। NH4NO3 अगेन अ सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, उसको किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दो, NH3 लिबरेट होगी। NH4NO2 बेस से रिएक्शन करवा दो, NH3 लिबरेट होगी। तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट को इनडायरेक्टली आप रिएक्ट करवा दीजिए, अमोनिया गैस ही ऑब्टेन होगी। क्लियर है। आगे बात करते हैं सेकंड, किसी भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप करवा दीजिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ठीक है, या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो बोलना चाहें बोलिए। तो उस केस में जो गैस लिबरेट होती है वो अमोनिया होती है। अब होता क्या है वो समझिएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ अमोनियम कार्बोनेट, इसको जब मैं हीट करवाऊंगा तो NH3 लिबरेट होगी, H2O लिबरेट होगा प्लस CO2। हाँ जी, तो अपन थे NH4 का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए और उस सॉल्ट की रिएक्शन आप किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दीजिए। तो होता क्या है समझिए कि सपोज मैंने NH4 का होल ट्वाइस CO3 ले लिया, तो यहाँ पे एक्चुअल में कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। अब कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होता है, नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो वो कोशिश करता है ऑक्सीडाइज होने की, कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत ये है ये पहले से ही स्टेबल है तो ये तो कोई हेल्प करेगा नहीं। और नाइट्रोजन -3 से 0 में जाना तो चाह रहा है, लेकिन -3 से 0 में जाने के लिए मतलब जिसकी हेल्प लगेगी वो उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं। -3 से 0 में वो जाना तो चाह रहा है लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं। तो होता क्या है, क्योंकि -3 से 0 में ले जाने वाला कोई नहीं है तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती कुछ हो ही नहीं सकता इसका, -3 रहती है। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड बनता है वो सेम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही हाइड्राइड बनता है, दैट इज व्हाट अमोनिया। ठीक है, साथ में जो गैस लिबरेट होती है वो H2O होता है प्लस CO2 होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो कि सारे जो कंपाउंड्स है वो क्या है, वॉलेटाइल इन नेचर है। वॉलेटाइल इन नेचर होने की वजह से यहाँ पे कोई रेसिड्यू फॉर्म नहीं होती, तो नो रेसिड्यू ऑब्टेन ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट।
बेटा 2 लेक्चर कैसे देखेगी तू? बाहर अभी ज्वाइन करा था। चल आगे, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट ले लो, NH4Cl, NH4 का होल ट्वाइस S, NH4Cn, NH4 का होल थ्राइस PO4, तुम्हारी मर्जी। इन सबको जब आप हीट करोगे, या फिर सॉरी किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग, तो किसी भी अमोनियम सॉल्ट को जब आप किसी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाओगे तो NH3 गैस ऑब्टेन होगी, प्लस साथ में बाय प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे मिलेगा HCl, यहाँ पे मिलेगा H2S, यहाँ पे मिलेगा HCN, यहाँ पे मिलेगा HPO3। इस बेसिस पे आप आसानी से प्रोडक्ट लिख सकते हो। एक और चाहो तो रिएक्शन लिख लो, NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको अमोनिया गैस मिलेगी, सबके अंदर अमोनिया गैस लिबरेट हो ही रही है। साथ में क्या मिलेगा, H2SO4। H2SO4 को चाहो तो फर्दर ब्रेक कर सकते हो इनटू H2O एंड SO2, सॉरी SO3, तो ये भी लिबरेट हो जाएगा, ये भी लिबरेट हो जाएगा, ये भी लिबरेट हो। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। वापस बतानी है कोई भी चीज? आगे देखो, किसी भी नाइट्रेट या नाइट्राइट की रिएक्शन आप बेस की प्रेजेंस में, साथ में जिंक या एल्यूमिनियम में से कोई भी मेटल ले लीजिए, इनके साथ जब अपन करवाते हैं, इससे पुराने वाला वापस बताना है क्या? सॉरी, ठीक। तो आप कोई भी नाइट्रेट या नाइट्राइट ले लीजिए और इसको बेस और इन दोनों मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दीजिए, तो अमोनिया गैस लिबरेट होगी। कैसे लिबरेट होगी समझ लेना। जिंक और एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं भैया, ठीक है। जिंक की रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करवाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड या किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवाओगे तो रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का और वो H2 गैस लिबरेट करता है, ठीक है। अब जिंक की रिएक्शन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो इसके OH माइनस को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा एंड इट फॉर्म ZnOH का होल ट्वाइस। भाई साहब एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब इस एम्फोटेरिक इन नेचर की रिएक्शन जब अपन बेस से करवाएंगे तो ये जो कंपाउंड बनाता है ये बनाता है Na2ZnOH होल 4, ऑल्सो नोन एज Na2ZnO2.2H2। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, Na2ZnO2.2H2 प्लस H2, चाहो तो लिख सकते हो या फिर 3H2 अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लेना, इसलिए यहाँ पे H2O हटा देते हैं। तो कुल मिला के आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है तो वो हाइड्रोक्साइड बना गया। ये हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक माने एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। सामने वाला अगर बेस है तो वो इसके साथ एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और ZnOH के होल ट्वाइस ने NaOH के साथ रिएक्ट करके इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करा, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैंने वो फर्दर कुछ इस तरीके से लिख दिया। डाउट? एल्यूमिनियम के अंदर भी सेम बात होती है। एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्ट करता है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, AlOH का होल थ्राइस बनाएगा। ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो NaAlOH की होल पावर 4 बनाएगा, जिसको आप NaAlO2.2H2O लिख सकते हो।
तो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट लिखोगे हाइड्रोजन यहाँ पे भी लिबरेट होगी, NaAlO2 यहाँ पे भी बनेगा प्लस साथ में H2। कोई डाउट? हमेशा ध्यान रखिएगा एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, जबकि बेसिक मीडियम में रिडक्शन बढ़ता है। ठीक है ना? या फिर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। ठीक है, तो जब आप NO3 माइनस या NO2 माइनस की बात करोगे तो बेसिक मीडियम आपने यहाँ पे यूज करा है NO3 माइनस, x माइनस 6 बराबर -1, तो x बराबर +5। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है बेसिक मीडियम में, तो ये जो +5 और ये जो +3 वाले नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट है ना, ये सारे NH3 में बदल जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, +5 से -3, +3 से -3। एसिडिक मीडियम में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। बेसिक मीडियम में हमेशा रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। ठीक है, आगे क्या क्या पढ़ लिया अपन ने भैया? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में हम क्या क्या देख चुके हैं कि आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ किसी बेस की रिएक्शन करवा दो, आप किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन करवा दो, आप नाइट्रेट या नाइट्राइट के साथ बेस की प्रेजेंस में जिंक और एल्यूमिनियम ले लो, और ये 3 मेथड है, बस इतना छोटा छोटा ध्यान रखना है। फोर्थ, किसी भी मेटल नाइट्राइट का हाइड्रोलिसिस करवा दो, जैसे AlN, Mg3n2, Li3n, जो मर्जी पड़े उसका, आपको जो गैस मिलेगी अमोनिया 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 मिलेगी। हाइड्रोलिसिस करवाया है, H+OH- में टूटेगा, सामने वाला मेटलिक इन नेचर है, तो सामने वाला वाटर के OH- को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। चार मेथड अपन पढ़ चुके हैं, पांचवा आप जानते हो, N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3। N2 के यूजेस में लिखा था अमोनिया बनाने के काम में भी आती है, मोलिब्डेनम एक्ट एज प्रमोटर, FeO एक्ट एज कैटलिस्ट। दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ये जो रिएक्शन चलती है ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे चलती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। ठीक है, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, कैजुअल ध्यान रख लीजिएगा। इसमें आप K2O Al2O3 यूज करते हो टू एब्जॉर्ब इम्प्योरिटीज। जनरल बात है, याद रख लो, ठीक है, नहीं याद रखो कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज की बात करोगे, कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करेंगे तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है समझ लीजिए। अपन क्या करते हैं, अपन एक टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब से अमोनिया निकल रही है। 2 मिनट रुको भैया, आता हूं मैं ना। टेस्ट पे थे अपन,
कि आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा अमोनिया का। सपोज आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब से अमोनिया गैस निकल रही है, आप क्या करो, एक भीगी हुई रॉड लो, ठीक है, ग्लास रॉड है जिसको आपने HCl के अंदर डुबो रखा है। भीगी हुई को क्या बोलते हैं, डिप्ड। ग्लास रॉड डिप्ड विद HCl, ठीक है ना। तो एक भीगी हुई रॉड लीजिए और उसको इस यहाँ से जो टेस्ट ट्यूब में से अमोनिया गैस निकल रही है उसके सामने ले आइए। तो यहाँ पे आपको व्हाइट फ्यूम्स निकलती हुई दिखेंगी, किसकी, NH4Cl की। इस तरीके से आप अमोनिया गैस को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इसका नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट के अंदर क्या होता है, अपन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं K2HgI4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम KOH। बताऊंगा एल्कलाइन मीडियम क्यों लिया गया। होता क्या है, K2HgI4 KOH, छोड़ो पहले मैकेनिज्म समझिए। K2HgI4 एक कॉम्प्लेक्स है, इसको ब्रेक करोगे तो ये HgI4 -2 में टूटेगा, प्लस K+ या 2K+, आपकी मर्जी पड़े वो भी लीजिए। अब ये HgI4 जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है किसके साथ, Hg2++ I- के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए बेसिक मीडियम क्यों लिया गया, क्योंकि NH4+ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इस पॉजिटिव से तो रिएक्ट करने से रहा, तो अपन इसलिए बेसिक मीडियम यूज करते हैं ताकि ये जो NH4+ है ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, NH4OH में, या फिर जो रिएक्शन प्रोसीड हो वो किस तरीके की हो, जो बेस लिया है वो OH- लिया है, तो ये OH- क्या करता है, ये OH- इस NH4 का एक H+ लेके निकल लेता, H2O बन जाता है, प्लस साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो जाती है, अमोनिया। समझ में आई क्या, वापस से समझ लीजिए। K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। अपन यहाँ पे बेसिक मीडियम क्यों यूज करते हैं, इसको तोड़ोगे तो ये HgI4 -2 में टूटेगा, +2K+, ठीक है। इसका अभी मेरे को कोई मतलब नहीं है। HgI4 इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है किसके साथ, Hg2++ I- के साथ। अब NH4+ लेने का सेंस क्या था कि NH4+ Hg+2 के साथ तो रिएक्शन शो करने से रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे KOH, याद हो तो एल्केलाइन मीडियम यूज करा था। क्यों यूज करा था, क्योंकि ये NH4+ क्या करता है, NH4+ उस OH- का, यानी कि जो बेसिक मीडियम का OH- है वो OH- इस NH4+ का एक H+ लेके निकल लेता है, साथ में कौन सी गैस बन जाती है भैया, अमोनिया गैस बन जाती है, ठीक है। अमोनिया गैस का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब सीन क्या चलता है कि यहाँ पे आपका Hg2+ बचा है, इस Hg2+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये नहीं देखता कि कौन सा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, इसके ऊपर कैटायन आ गया है, अब इसको कैटायन को किसी भी सूरत में इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेता है। क्योंकि ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेता है, तो अब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो नाइट्रोजन को भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होता क्या है, नाइट्रोजन इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेता है और उसके इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेता है। इतनी बात समझ में आई कि वापस रिपीट करो। Hg2+ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, वो नहीं देखेगा सामने वाला स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे इस नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नाइट्रोजन बावला हो जाता है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल। जैसे ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो एक हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा और उसके इलेक्ट्रॉन भी अपने पास खींच लेगा। कोई दिक्कत,
4:30 पे विदाउट क्लासेस। तो प्रियंक है वो तो घर पे लूंगा। हाँ, कोई दिक्कत? तो इसने क्या बनाया, HgNH2 प्लस और I माइनस। ठीक है, अब ये Hg+2 ऐसा तो है नहीं कि इस OH माइनस को छोड़ देगा, वो इससे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने पास। ठीक है, और क्या बनाता है भैया, HgO। तो ये क्या बना है यहाँ पे, HgO, यहाँ क्या बना, HgNH2 प्लस I माइनस। तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो देख लीजिए, K2HgI4 KOH के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NH4 प्लस, और क्या बनाता है, HgO HgNH2I। इसे ब्राउन कलर की पीपीटी होती है और इसे बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। वापस बताना हो तो बता दीजिए। इसे बोला जाता है आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। वापस बताना हो तो बता दो, मैकेनिज्म रिपीट कर दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं। यही बनाया था अभी, Hg+2 ने OH के साथ उस ऑक्सीजन को खींच के HgO बना दिया, जबकि Hg+2 ने NH3 के साथ, ये इधर इसने लोन पेयर खींचे, नाइट्रोजन ने H निकाला, HgNH2 बना दिया, वो ही बनवाया है यहाँ पे। बोलिए, वापस बताना है? आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होते हैं, दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अमोनिया। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी मेटल प्लस X की रिएक्शन, बट दिस M डज नॉट इक्वल टू फर्स्ट और BaSrCa, कार स्कूटर बाप। ठीक है ना, मेटल M+X, किसी भी M+X की रिएक्शन आप अमोनिया से करवा दीजिए, ये आपको MOHX बनाएगा। लेकिन मेटल ना तो फर्स्ट ए का होना चाहिए, ना ही कार स्कूटर बाप होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी मेटल लोगे, यूजुअली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात चलती है, बट स्टिल। अब ये जो MOHX बना, इसकी रिएक्शन, अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये MOHX जो आपका बना, इफ metal belongs to D block and metal belongs to P block, तो अगर मेटल P ब्लॉक का है तो फर्दर NH3 के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, मतलब वही प्रेसिपिटेट बन जाती है। लेकिन अगर मेटल D ब्लॉक का है और अगर आप फर्दर अमोनिया उसके अंदर ऐड कर देते हो, तो वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। अब कौन से डी, ये नहीं है कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट इसकी तरह पीपीटी ही ऑब्टेन करते हैं, फर्दर अमोनिया ऐड करवा दो तो भी। लेकिन कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अगर आपका मेटल पी ब्लॉक का है तो फर्दर अमोनिया ऐड करने के बाद वो पीपीटी ही बनाएगा, पहले भी पीपीटी बनाएगा, बाद में भी पीपीटी बनाएगा। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो शुरू में पीपीटी बनाएंगे, बाद में वो कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, पीपीटी भी बना सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा और कौन सा पीपीटी, वो आगे देखेंगे। ये समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पे जो डी ब्लॉक है वो ध्यान रखिएगा, Fe, Mn और Hg नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब चलता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे दो सिनारियो लेते हैं अपन, एक में मैं लूंगा लिमिटेड NH3, याद अभी के लिए रख लो, आगे जाके ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लेना। एक लिमिटेड NH3 और एक एक्सेस NH3। कौन सा मेटल किसके साथ क्या करेगा? ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं Ag+, Hg2+,
Pb2 प्लस Cu2 प्लस लिमिटेड NH3 एक्सेस NH3 Ag प्लस Cu2 प्लस Hg प्लस Bi प्लस 2। अब लिमिटेड के साथ तो बेटा सब लोग कौन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शुरू में पीपीटी बनाएंगे, ये बात कंफर्म है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो आपको आगे जब ट्रिक बताऊंगा तब लिखवा दूंगा। पीपीटी 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 पीपीटी, ठीक है। अब जब आप इसमें से देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट पी ब्लॉक के दिख रहे हैं, तो इसमें मेरे को छोटा सा पी ब्लॉक का एलिमेंट दिख गया। तो आपको पहले ही बता दिया था, अगर एक्सेस अमोनिया ऐड करवाओगे तो ये बात कंफर्म है कि ये पीपीटी ही बनाएगा। लेकिन एजी, सीयू और एचजी की जब अपन बात करेंगे तो एजी कॉम्प्लेक्स बनाता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, रीजन वही दिया जाएगा। कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, रीजन वही दिया जाएगा। लेकिन एचजी पीपीटी बनाती है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन फिर भी पीपीटी बनाती है। तो ये वाली चीज तो फिक्स है, पी ब्लॉक वाली चीज भी फिक्स है, लेकिन डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, प्रेसिपिटेट भी बना सकते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी ट्रिक से सॉल्व होगा, ये अभी अपन आने वाले समय में देखेंगे। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू व्हाट, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिसको ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। एनहाइड्राइड पूछ सकता है वो कौन किसका एनहाइड्राइड है, तो उसके अंदर अपने को दिमाग लगाना है। अस एक आपको पता ही होगा, इफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उसे आप अस बोलते हो, इफ इट प्रेजेंट इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसे आप इक बोलते हो। इसे बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये होता है नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, या डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड वो लिख ही सकते हो, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, या नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। अब भैया कौन किसका एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, वाटर निकालना है। सपोज मैं बोलूं HNO2, तो HNO2 किसका एनहाइड्राइड है भैया, तो आपको पानी निकालना है, पानी निकालना मतलब H2O निकालना है, H2O के लिए आपको हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2HNO2 में से जब आप पानी निकालोगे तो क्या बचेगा, N2O3। तो किसका एनहाइड्राइड है ये, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है। सिमिलरली HNO3 की मैं बात करूंगा, पानी निकालोगे 2 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि H2O निकाल रहे हैं। जब आप H2O निकालोगे तो N2O5, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब आप HNO3 नाइट्रोजन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है इनटू +3 एंड +5। तो कुल मिला के जो N2O4 है एक्चुअल में वो एनहाइड्राइड होता है किसका, HNO2 और HNO3 का मिक्स। इसमें से जब आप पानी निकालोगे तो N2O4 या फिर NO2, जो बोलना हो बोल लो, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है किसका, इन दोनों का। वापस बताना है तो बोल दीजिए। शुरू से रिपीट करना है रिंकल के, सिर्फ यही वाला। एनहाइड्राइड का मतलब आप
हाइड्राइड मतलब पानी होता है, एनहाइड्राइड मतलब पानी निकालना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं N2O3, किसका मतलब, जैसे मैं आपको बोल दूं HNO2, अब मैं आपसे पूछ लूं किसका एनहाइड्राइड है, तो वो कैसे पता लगाओगे? तो पानी निकाल दो, पानी निकालने पे जो बचा उसका एनहाइड्राइड है। अब पानी निकालना है मतलब अपने को H2O निकालना है, पानी निकालना है मतलब अपने को H2O निकालना है। अब H2O निकालने के लिए आपको दो हाइड्रोजन तो चाहिए ना, तो मैं इसके अंदर दो का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। समझ में आया? मैं इसके अंदर दो का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, क्या बन जाएगा H2N2O4। अब इसमें से निकाल दो पानी H2O, क्या बचेगा N2O3, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड है, यानी कि इसका एनहाइड्राइड है ये। ठीक है, नाइट्रोजन की +4 की स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है +5 और +3 में। तो आपको अगर N2O4 के बारे में पता लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन +4 में, तो ये एवरेज रूल लगता है, 3 और 5 वालों में टूटता है। तो आपको जो एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा वो 3 और 5 वाला ही लेना पड़ेगा, इसलिए अपन ने HNO2 और HNO3 लिया था। इसमें से पानी निकालोगे तो N2O4 बनेगा। नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड में ये एक लौता मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए। क्लियर बात है? यहां तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात करेंगे। पहला मेथड, थोड़ी देर पहले ही अपन ने रिएक्शन लिखी थी, NH4NO3 को हल्का सा हीट कर दो, एवरेज रूल लगाया था -3 +5, जो ऑक्साइड बनेगा वो कौन सा बनेगा N2O। या फिर जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवा दीजिए, जो गैस लिबरेट होगी वो N2O होगी। कॉन्सेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड से करवाओगे तो हमेशा NO2 होती है। 2 मिनट में खत्म, 2 मिनट में खत्म। मैं हमेशा बता चुका हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड से करवाओगे तो जो गैस लिबरेट होगी वो हमेशा NO2 होती है। डाइल्यूट में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, जैसे कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 करवाओगे तो जो गैस लिबरेट होगी वो NO होगी। ठीक है, वो भी लिखवाऊंगा मैं। एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दे रखी है, ये ध्यान रखिएगा। जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाओगे, गैस लिबरेट विल बी N2O। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाओगे, ये फिक्स रहता है, NO2 होगी। कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवाओगे, NO2 ही निकलेगी, लेकिन डाइल्यूट HNO3 से करवाओगे तो NO निकलेगी। ध्यान रखिएगा ये बात। अगली प्रिपरेशन NO की है, क्योंकि दूसरा N2 की रिएक्शन O2 से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, NO बनेगा। सुपरसोनिक जेट के अंदर माहौल बनता है इसका। ठीक है, कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवा दो, अभी बात करी थी, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस NO गैस लिबरेट होगी। Fe+2 की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवा दो, Fe+3 बनेगा, प्लस NO गैस लिबरेट होगी। तीसरी आ जाती है N2O3 की प्रिपरेशन, NO की रिएक्शन NO2 से करवा दो, लेकिन टेम्परेचर कम रखिएगा, N2O3 बनेगी। क्लियर है? ये इसको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इसी का डाइमराइज्ड फॉर्म है ये, प्रोडक्ट विल बी द सेम। क्लियर? तो क्या क्या देख लिया अपन ने? N2O देख लिया, NO देख लिया, N2O3 देख लिया। फोर्थ NO2 बात कर चुके हैं। जिंक की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवा दो, कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवा दो, हमेशा जो गैस लिबरेट होगी वो NO2 होगी। ठीक है, NO2 की जब आप कूलिंग करोगे तो वो आपको N2O4 देता है, डाइमराइज होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। डी ब्लॉक में मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, लिखी हुई है, N2O5 याद हो। HNO3 की रिएक्शन P4O10 से करवा दो, P4O10 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट भैया,
डिस्प्रपोर्शनेशन करवाया करते थे भाई साहब HNO3 में, ठीक है ना। हर नाइट्रोजन के केस में अपन डिस्प्रपोर्शनेशन करवाया करते थे। डिस्प्रपोर्शनेशन इसका पॉसिबल नहीं है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ जो गैस लिबरेट होती है वो N2O5 होती है, डी ब्लॉक की रिएक्शन है, मिल जाएगी आपको लास्ट में। ठीक, यहाँ खत्म हो जाता है पूरा नाइट्रोजन। फॉस्फोरस विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास। चलिए।